बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का क्लोजिंग कॉल्स में। मैं हूं प्रियंका उपल और मेरे साथ है डिम्पी। तो बहुत ही लैकलस्टर ट्रेड निफ्टी के लिहाज से, लेकिन अच्छा एक्शन आपको पीएसयू बैंक्स में आज देखने को मिल रहा है। आज कई दिनों के बाद मिड कैप पीएसयू, और वहां से सुबह भी एक रेजिलियंस दिख भी रही थी। इंडियन बैंक जैसे स्टॉक्स, पीएनबी और इन फॉर दैट मैटर लार्ज कैप प्राइवेट बैंक से भी पार्टिसिपेशन निकल कर आ रही है। तो बैंक्स अब तक जो हम बैकफुट पे थे, आज बैंक्स चल रहे हैं और उसके अलावा तमाम दूसरे जो स्पेसेस हैं थोड़े से सबड्यूड लग रहे हैं। पावर स्पेस, आपको ऑटो स्पेस की बात कर लें, आईटी और साथ ही मेटल, वहां से कोई लीडरशिप स्ट्रांगली नहीं दिख रही है। लेकिन क्लियरली मिड कैप में भी, लार्ज कैप में भी ओवरऑल आपको पीएसयू बास्केट अच्छा कमबैक करते हुए दिखाई दे रही है। ये गुड आफ्टरनून डिम्पी। टिपिकल इंडेक्स मैनेजमेंट जैसा ही दिख रहा है। 19,600 के पास इंडेक्स को देखें तो कहीं मूव नहीं किया, लेकिन आप बैंक्स को, पीएसयू बैंक्स को देखें तो क्या चाल दिखाई है। लेकिन ये सस्टेन कितने कर सकते हैं बैंक्स? क्या ये रिवर्स हो गया ट्रेंड? किस तरह से देख रहे हैं आप इंडेक्स में मूवमेंट? देखिए, बैंक में आज पीएसयूस बैंक की हिस्सेदारी इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन इसमें आप निजी बैंकों को भी जोड़ेंगे ना तो वो भी अच्छा है, जैसे कि एक्सिस और आईसीआईसीआई। अगर आप वैसे टॉप गेनर्स की सूची देख रहे हैं निफ्टी बैंक में, तो सबसे ऊपर नाम आएगा आईसीआईसीआई बैंक का, जो कि गैर सरकारी बैंक है। दूसरा नाम आएगा एक्सिस बैंक का, जो कि गैर सरकारी बैंक है। फिर आएगा एक सरकारी बड़ा बैंक जिसको हम एसबीआई कहते हैं, और कुछ छोटे मझोले बैंक आपको और दिखेंगे इसके अंदर। कहने का लबोलबाब यही है कि बैंकिंग का इवेंट है। इवेंट से पहले थोड़ा बहुत बैंकिंग के अंदर अपनी रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है। दूसरा एक पॉइंट मैं बैंक निफ्टी के पॉइंट व्यू से जरूर नोटिस करवाऊंगा आपको। हमने 44,800 की इंपॉर्टेंस आपको बताई थी, और ये बात भी कहा था कि जब जब 44,000 के आप ऊपर रहेंगे, मार्केट के अंदर कॉन्फिडेंस हाई होगा, एग्रेशन आएगा, और हो सकता है बैंक निफ्टी वापस से लीडरशिप लेने की कोशिश करे। अगर आज आप दिन भर की बैंक निफ्टी का चार्ट चेक करेंगे तो आपको दिखेगा ज़्यादातर समय ये या तो 44,900 के ऊपर है या तो 45,000 के ऊपर है। इसका मतलब यह है कि बैंक निफ्टी एक अटेम्प्ट ले रहा है इवेंट से पहले कि वो अपने कंफर्ट जोन में आ जाए। अगर झटका लगना भी है तो शॉक लगे भी तो हम उस 44,800 को ब्रेक ना करें। ध्यान रखा जाए इस बात का कि 200 पॉइंट ऊपर फिर से एक रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का, इसलिए थोड़ा आपको संभल कर इस समय ट्रेड करने की जरूरत है। एक और चीज, आज सुबह जो आपका सबसे बड़ा दोस्त था वो अब सबसे बड़ा दुश्मन बन रहा है मार्केट में, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज करीब 10 पॉइंट निफ्टी से ले रहा है, और उसकी वेटेज आज सबसे बड़े लूजर्स के तौर पर आपको इंडाइसिस में दिख रही होगी। ये आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, 16 रुपए की गिरावट है। ये जो फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ में स्टांस शिफ्ट हुआ है अडानी और अंबानी, आप एक काम कर सकते हैं तो लगे हाथ अदानी ग्रुप का भी एक शेयर दिखा दीजिए, अदानी एंटरप्राइजेस। वो कई दिनों से रिजल्ट से पहले, रिजल्ट्स के बाद 2500 के लेवल को मेंटेन कर रहा था, लेकिन आज झटका क्रैक यहां पर भी आया है। तो इसलिए अडानी और अंबानी ग्रुप के दोनों के ही शेयर्स आज थोड़ा नीचे चल रहे हैं। मार्केट के अंदर एक चर्निंग चलेगी, वो इसलिए चलेगी क्योंकि मार्केट के पास सभी ट्रिगर नहीं है। आपके पास 48 घंटे बाद जो ट्रिगर आने वाला है वो एमपीसी का है, जिसको सबसे बड़ी वेटेज दी जा रही है। इससे पहले कोई ट्रिगर नहीं है आपके पास, इसलिए आप मान के चलें कि आज का अभी जो 1 घंटा है और शायद कल भी आप रेंज में ही काम करते रह जाएं। रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों को चर्निंग का बेनिफिट अगर उठाना आता है तो ठीक है, नहीं उठाना आता तो लीव द इंडाइसिस, सिर्फ आप काम करें स्टॉक्स में। ठीक है, स्टॉक्स में ही काम करना चाहिए। इतने दिनों से आप उसी तरह की मूव्स भी देख रहे हैं। इनफैक्ट कई सारे स्टॉक्स हैं जिनमें अच्छी खासी मूव आ गई और इंडेक्स उन्हीं लेवल्स पर 19,500 से 19,600 के बीच में ही घूम रहा है। उसके कई एग्जांपल्स फार्मा स्पेस के स्टॉक्स हैं, लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स हैं, मिड कैप आईटी के कई स्टॉक्स हैं, और इनफैक्ट अब तो पीएसयू बैंक्स भी दिख रहे हैं अच्छी मूव में आज के लिए जो देखा है ट्रेड हमने। लेकिन इस बीच आज के लिए अब सेटअप और फर्दर बचे हुए 1 घंटे के लिए बनता क्या है। हमारे साथ आज हमारे टेक्निकल एनालिस्ट भी जुड़ेंगे और हमारे साथ बाजार पर एक फंडामेंटल राय देने के लिए गेस्ट भी जुड़ेंगे। फिलहाल ध्वनि के पास चलते हैं। ध्वनि हमें टेक्निकल नजरिया दे रही है। ध्वनि, गुड आफ्टरनून। इंडेक्स बहुत ही रेंज बाउंड है निफ्टी, लेकिन बैंक निफ्टी ने जो जिस तरह की मूव दिखाई है, और स्पेशली पीएसयू बैंक्स और लार्ज कैप बैंक्स में, डिब्बी भी ठीक कह रहे हैं, लार्ज कैप बैंक्स में भी पार्टिसिपेशन है। आप व्यू क्या बना रही है इस वक्त? क्या बैंक निफ्टी में एक स्ट्रेंथ दिख रही है जो सस्टेन करेगी, या फिर ये शॉर्ट लिव्ड है? गुड आफ्टरनून। यहाँ पे सबसे पहले अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी यहाँ पे एक मेक और ब्रेक लेवल पे है। अगर हम 30 मिनट्स के चार्ट को इसको पुल करके आते हैं तो ओवरऑल इसकी जो फॉर्मेशन है वो यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल की बनी हुई है। उसी के हाइस के पास, रेजिस्टेंस के पास हम यहाँ पे फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं।
तो यहाँ पे 19,600 का जो लेवल है 19,650 वो एक 50 पॉइंट्स का रेंज है, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा निफ्टी के लिए यहाँ पे ऊपर की तरफ ब्रेक करना और सस्टेन करना। ओवरऑल बैंक निफ्टी में डेफिनेटली हमें स्ट्रेंथ आज ज्यादा दिखाई दे रही है। ओवरऑल 30 मिनट्स पे एक साइडवेज जोन पे जहाँ पे हम चल रहे थे, तो वहां पे 45,000 का लेवल बन रहा है, जिसके ऊपर अभी फिलहाल हम मार्जिनली ट्रेड कर रहे हैं। तो ये काफी एक क्रूशियल पॉइंट है बैंक निफ्टी के लिए भी। इसके ऊपर अगर हम यहाँ पे बैंक निफ्टी में चलते हैं तो ऊपर की तरफ में जो लेवल है तो 45,400 के लेवल्स जो होते हैं वो बैंक निफ्टी में नेक्स्ट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ऊपर के लेवल्स आप देख रहे हैं, आपकी रिकमेंडेशंस पर भी एक व्यू लेंगे कि आज बेट्स कहाँ करनी चाहिए। लेकिन फिलहाल हमारे साथ राजेश पालविया भी बने हुए हैं और शाइना मुकद्दम भी हैं जो बाजार पर फंडामेंटल नजरिया देंगी। राजेश, गुड आफ्टरनून। वेरी क्विकली, आप क्या व्यू बना रहे हैं? इंडेक्स क्या थोड़ा सा बीटन डाउन, आज थोड़ा रेंज में दिख रहा है, और एज कम्पेयर टू क्या बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ दिख रहा है? आप क्या कैसे ट्रेड ले रहे हैं? गुड आफ्टरनून प्रियंका जी। तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी में आज एक स्ट्रेंथ यहाँ पे बिल्कुल बनी हुई है, और अगर हम देखें तो पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से 44,700 44,800 ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया जिसको होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है बैंक निफ्टी, और आज 45,000 के ऊपर भी क्रॉस करने में कामयाब हुआ है। हमें लगता है कि आज एक करेक्शन के बाद वापस से बैंकिंग स्टॉक्स में बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखा, जिसके चलते हम आज बैंक निफ्टी में एक अच्छा मूव बनते हुए देख रहे हैं। तो हमें लगता है बैंक निफ्टी में यहाँ पे स्ट्रेंथ जरूर है आज के सेशन में, और यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस आते हुए दिख सकता है। और फर्दर यहाँ पे हम 45,200 तक के अपसाइड बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है कॉल राइटिंग डेटा के हिसाब से। तो 45,200 तक के अपसाइड हमें लगता है आते हुए दिख सकती है। करंट लेवल से स्टॉप लॉस जो रखना होगा बैंक निफ्टी में वो होगा करीब 44,900 के आसपास। निफ्टी में थोड़ा हमें लगता है रजिस्टर यहाँ पे अभी एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन कुछ समय के लिए देखने को मिलेगा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मार्केट में अवेलेबल है और स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम यहाँ पे बना हुआ है। तो हमारा फोकस निफ्टी में अभी नो ट्रेड जोन का है, बट स्टॉक स्पेसिफिक जरूर यहाँ पे बाय कॉल्स करेंगे। होता क्या है कि जब आपने 800 पॉइंट या 900 पॉइंट एक तरफा कमाए हैं, बैंक निफ्टी के अंदर 2-2 हज़ार एक तरफा कमाए हैं, तो एक कंसोलिडेशन उन लोगों के लिए एक चुभन जैसा होता है। देखा जाए तो बाज़ार टूटा नहीं है, वैसे देखा जाए तो बाज़ार चला भी नहीं है, लेकिन इस कंसोलिडेशन ने आपकी ट्रेडिंग एबिलिटीज़ को किल करता है। अब आप खुद ही सोचिए, 45,000 का इंडेक्स है, राजेश जी खुद अभी बता रहे हैं कि हम है कि 45,200 तक जाएगा, यानी कि 45,000 के इंडेक्स में आप सिर्फ 200 पॉइंट के गेन के लिए आ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा आपको इसमें देख के चलना पड़ेगा। छोटे प्रॉफिट रेंज के काम करने की थोड़ी आदत से डालनी होगी जब तक हम रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं करते। एक पॉइंट और क्लियर कर दूं, फिर राजेश सर की और ध्वनि की जरा ट्रेडिंग कॉल्स भी हम पता कर लेंगे। आज हमने आपको सुबह 2 शेयर दिए थे। देखिए सेम मार्केट के अंदर शेयर्स का रुख कैसे होता है। हमने आपको सुबह बंधन बैंक बताया था, करीब 2% ऊपर बैंकिंग का पार्टिसिपेशन है डेज हाई पे। इसके अलावा हमने आपको एक यूपीएल भी बताया था कि यूपीएल अभी भी ये चलने के मूड में नहीं है, इसका रिवर्सल नहीं आ रहा, भले टूटा कम है लेकिन ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो आपको सेम मार्केट के अंदर बाय और सेल मिल जाएगा, इसलिए स्टॉक स्पेसिफिक की सिलसिले को हम और तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। तो ध्वनि, आपके जरा स्टॉक्स बताना, इंडेक्स पे हो गया व्यू। बिल्कुल डिम्पी, तो सबसे पहले मेरी जो पिक यहाँ पे है वो हमारी पिक मैच हो रही है बंधन बैंक है। बंधन बैंक में ओवरऑल जो चार्ट स्ट्रक्चर भी है यहाँ पे वो एक रिवर्सल लेता हुआ दिख रहा है। इवन डेलीज पे अगर हम देख रहे हैं तो 50 पीरियड की जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो बहुत ही एक सपोर्ट की तरह यहाँ पे काम कर रही है। करंट लेवल से आप इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। इसके टारगेट जो है वो ऊपर 240 से लेकर 246 तक एक्सटेंड होते हैं। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है इसके अंदर, तो आप 229 का स्टॉप लॉस लेके चलेगा। दूसरी यहाँ पे जो मेरी पिक बनती है वो एसबीआई लाइफ में है। एसबीआई का वीकली चार्ट वो यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि मल्टीपल रेजिस्टेंस जो इसके है उसके ऊपर हमें इसके अंदर आज ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो करंट लेवल से आप एसबीआई लाइफ के अंदर लॉन्ग कर सकते हैं। आपका जो टारगेट ऊपर की तरफ में रहेगा तो 1410 का रहेगा। स्टॉप लॉस जो यहाँ पे आपको मेंटेन करना है तो 1320 का लेके चलना है। ओके ठीक है। एसबीआई लाइफ आज काफ़ी दिनों के बाद इस तरह का मूव दिखा रहा है। एक्चुअली में आज सुबह से एसबीआई पे नज़र थी, लेकिन एसबीआई का दूसरा शेयर जो लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ है वो भी काफ़ी अच्छा से चला। आज दोनों शेयर काबिल तारीफ हैं एसबीआई के।
अब जरा राजेश सर आपकी ट्रेडिंग कॉल्स चाहिए। बंधन बैंक, एसबीआई लाइफ तुमको धोनी से मिल गया, सर आपकी ट्रेड। पहला प्रॉमिसिंग लग रहा है वो है बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। ये स्टॉक में देखें तो आप पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से देखें तो एक हायर हाई लो फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं। स्टॉक में एक माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग के बाद स्टॉक ऑलमोस्ट अपने 50 डे मूविंग एवरेज के पास से सपोर्ट लेके एक पुल बैक का ट्रेड यहाँ से बनाते हुए दिख रहा है। ओवरऑल इसके स्ट्रक्चर यहाँ पे बुलिश साइड पे ही बने हुए हैं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के हिसाब से। एक अप स्लोपिंग चैनल में भी ट्रेवल करते हुए दिख रहा है। हमें लग रहा है जिस तरीके से अब ये स्टॉक में वापस से एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है, सस्टेन बाइंग है। बीएल पे बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट 136 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं और स्टॉप लॉस जो होगा वो करीब होगा 126 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो एसबीआई लाइफ है, ऑलरेडी कवर हो चुका है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1395 तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिखेगी एसबीआई लाइफ में, और काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट आज के सेशन में स्टॉक में दिखा है। 1338 का स्टॉप लॉस होगा। तीसरा स्टॉक जो बाय करना है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक से, उसमें हमें आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पे प्रॉमिसिंग लग रहा है। यहाँ पे देखें तो ओवरऑल आज बैंकिंग स्टॉक्स में एक बाइंग इंटरेस्ट वापस बना है। आईसीआईसीआई बैंक में जिस तरीके से लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में बाइंग इंटरेस्ट था और आज स्टॉक में एक अच्छे ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिल रहा है। आईसीआईसीआई बैंक में हम 1005 तक के अपसाइड के टारगेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं। करंट लेवल से स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 965 के आसपास। एसबीआई लाइफ और आईसीआईसीआई बैंक, लार्ज कैप बैंक भी अब देखिए रडार पर आने लगे हैं। बैंक्स अच्छे चल रहे हैं तो इनमें ट्रेंड भी दिख रहा है हमारे एक्सपर्ट्स को। ठीक है, शाइना खदम भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। शाइना, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस वक्त जो टॉप गेनर है निफ्टी पर, हीरो मोटोकॉर्प, उसी पर मेरा सवाल रहेगा, क्योंकि हमने देखा जितना भी पूरा ऑटो स्पेस में पीवी सेगमेंट था उसमें एक अच्छी मूव दिख चुकी है। हालांकि ये स्टॉक्स अब भी कोई रुके या थमे नहीं है, लेकिन जिस स्पेस पर शायद जो लगाट्स थे या जिनमें अब भी बॉटम बेट बनती है, टू व्हीलर स्पेस, उसके मुकाबले थोड़ी सी स्पेस की पेस धीरे रह सकती है। आप पूरे ऑटो बास्केट को किस तरह से देख रही हैं? कौन से ऑटो बास्केट का पर्टिकुलर सेगमेंट है जिस पर आप यहाँ ड्राइव करना चाहेंगे? देखिए, आपने हीरो मोटर का बात की है, लेकिन वहां पर क्या है, जो ईडी का जो रेट्स की बात थी लास्ट वीक, उसका काफी करेक्शन जो है अभी जो उन्होंने आज लॉन्च किया हुआ है उनका टू व्हीलर, वो काफी अच्छे बुकिंग्स के साथ लॉन्च किया हुआ है। एंड आई थिंक वो जो डिप हमने देखा था वो रिकवर हुआ। बट अगर आप मीडियम टू लॉन्गर टर्म देखिए, उनका जो ऑटो नंबर्स थे, जो ग्रोथ था वाई सेल्स ऑफ वॉल्यूम्स, तो वो तो डिक्लाइन था 12% YOY फॉर जुलाई। तो पूरा सेक्टर में टू व्हीलर्स में उन्होंने अंडर परफॉर्म किया है। स्टॉक भी एक्चुअली कंसोलिडेशन रेंज में है, तो यहाँ से नीचे नहीं जा सकता है, लेकिन ये तो मेरा टॉपिक है नहीं। अगर आप टू व्हीलर्स में आई वुड अवॉइड एज ऑफ नाउ, बट आई थिंक फोर व्हीलर्स में आप काफी अट्रैक्टिव स्टॉक्स है वैल्यूएशन पे भी। जैसे आप अशोक लेलैंड ले लीजिए, आप टाटा मोटर्स ले लीजिए। आई थिंक ये स्टॉक्स काफी अच्छे लगते हैं फॉर द मीडियम टू लॉन्गर टर्म। अशोक लेलैंड यहाँ से पसंद आता है और आपको उस पर बेट करने की सलाह देनी है शाइना। और टाटा मोटर्स भी दूसरा स्टॉक उन्होंने कहा। ठीक है शाइना, आपसे चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन इस बीच एक खबर हम तक प्रकाश लेकर आए हैं और वो है स्टील सेक्टर से जुड़ी नई पीएलआई स्कीम आ सकती है और स्टील और वित्त मंत्रालय के बीच नई पीएलआई स्कीम को लेकर चर्चा भी हो रही है। इस खबर पर और ज्यादा डिटेल्स एक बार प्रकाश प्रियदर्शी से लेते हैं। प्रकाश, बताएं ये पीएलआई स्कीम पे और क्या डिटेल आ रही है? देखिए, स्टील सेक्टर के लिए प्रस्तावित दूसरी पीएलआई स्कीम के मसले पर वित्त मंत्रालय और स्टील मंत्रालय के बीच में चर्चा हुई है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि सरकार की ये योजना है कि इस साल के नवंबर महीने तक इस स्कीम की घोषणा कर दी जाए। जहां तक ओवरऑल साइज का सवाल है, सूत्र बता रहे हैं करीब 6 से 8 हज़ार करोड़ रुपए सरकार जो है आवंटन कर सकती है दूसरी पीएलआई स्कीम के लिए। जहां तक कंसल्टेशन का सवाल है, इंडस्ट्री के साथ जो कंसल्टेशन की प्रक्रिया है पहले ही पूरी की जा चुकी है और पीएलआई स्कीम के मसले पर जिस एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज का गठन किया गया है वो जल्द ही इस प्रस्ताव के ऊपर चर्चा करने वाली है। उसके बाद जो फाइनल प्रपोजल है वो यूनियन कैबिनेट को भेजा जाएगा उसकी मंजूरी के लिए। हमें इस बात की भी जानकारी मिल रही है कि कई ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जिनको कि दूसरी पीएलआई स्कीम में जो कि स्टील सेक्टर के लिए लॉन्च की जा रही है उसमें शामिल किया जाएगा। जैसे डिफेंस सेक्टर है, ऑटोमोबाइल है, मेट्रो है, रेलवेज़ हैं, जिनमें जिस क्वालिटी के स्टील का इस्तेमाल होता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए पीएलआई का फ़ायदा जो है वो दिया जाएगा। साथ ही साथ सरकार को ये भी उम्मीद है कि दूसरी पीएलआई स्कीम में
जो स्टेनलेस स्टील मैन्युफैक्चरर्स हैं वो ज़्यादा दिलचस्पी दिखाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि जो पहली स्कीम थी स्टील सेक्टर के लिए वो खास करके स्पेशलिटी स्टील के ऊपर फोकस था, जिसके लिए सरकार ने करीब 6300 करोड़ रुपए की घोषणा की थी और पहले राउंड में करीब 30 कंपनियों का चयन हुआ था जिनको कि पीएलआई का बेनिफिट मिलना है। अगर आप उन कंपनियों पर नज़र डालें, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, सेल, जिंदल स्टील, कल्याणी स्टील जैसी कंपनियां जो हैं उनका चयन हुआ था। अब उम्मीद की जा रही है कि दूसरी जो स्कीम जिसकी घोषणा सरकार करने जा रही है उसमें भी कंपनियों की तरफ से काफ़ी दिलचस्पी देखने को मिलेगी। तो स्टील सेक्टर से जुड़ी हुई ये खबर, जहां पीएलआई स्कीम आ सकती है, नवंबर दिसंबर तक ये स्कीम आ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश इस खबर के लिए। तो मेटल्स के लिए तो हम देख रहे हैं मैक्रो फ्रंट पे भी जिस तरह से चाइना ओपनिंग अप और वहाँ स्टिमुलस की न्यूज़ के चलते फोकस में एरिया रहा, थोड़ा दबाव में अभी फिलहाल आपको ज़रूर दिख रहा है क्योंकि डॉलर इंडेक्स फिर से इंचिंग बैक है। डोमेस्टिक मार्केट्स में तो नहीं, इनके लिए ग्लोबल फैक्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन डोमेस्टिक फ्रंट पे भी एक अच्छी खबर हमारे लिए प्रकाश लेकर आए हैं। सेक्टर चल भी रहा है और इससे जुड़ी खबर प्रकाश लगातार बने हुए हैं इस पूरे स्पेस पर। लेकिन आज जिन स्पेसेस में अच्छी मूव है वहाँ पर फर्दर क्या करना चाहिए? राजेश, आज जो ऑटो एंसिलरी स्पेस में मूव है, शिवम ऑटोटेक जैसे स्टॉक्स में 7-7% की तेजी है और बड़े वॉल्यूम के साथ है। उसी तरह के सुप्रजीत इंजीनियरिंग ले लें, ल्यूमैक्स, मुंजाल ऑटो, इनमें जिस तरह की मूव है, क्या ये सारे कैरी फॉरवर्ड ट्रेड है? कैसे दिख रहे हैं इनके ट्रेंड्स? देखिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर एक सेक्टर है जो कि एक अच्छा यहाँ पे पिछले कुछ हफ्तों महीनों में एक अच्छा डिमॉन्स्ट्रेशन दिया है प्राइस का और यहाँ पे काफी अच्छे मूव यहाँ पे बने। तो पूरा ऑटो एंसिलरी स्पेस भी यहाँ पे उसी तरीके का बिहेवियर यहाँ पे दिखाते हुए दिख रहा है। हमें लगता है ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में फर्दर मोमेंटम यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा सकता है फर्दर अपसाइड का। वहीं देखें तो हम टायर स्पेस में भी एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। बैटरी स्पेस भी देखें तो एक्साइड और बाकी स्टॉक्स में भी एक मोमेंटम अच्छा कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है। तो हमें लग रहा है कि ये सेक्टर फर्दर और यहाँ से एक्सटेंड करेगा अपमूव। जो आपने एक जिक्र किया शिवम ऑटो, काफी बड़े ब्रेकआउट आज देखने को मिले, एक अच्छी रेंज का ब्रेकआउट, यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट स्टॉक करते हुए दिख रहा है। यहाँ पे 2850 के लेवल अगर ये होल्ड आउट करता है तो नेक्स्ट टारगेट इसके 34-36 की तरफ बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। वहीं हमें लगता है ऑटो एंसिलरी में अपोलो टायर को भी फोकस में रखना चाहिए। ये स्टॉक में भी एक सस्टेन्ड अप ट्रेंड बना हुआ और काफी अच्छा मोमेंटम यहाँ पे पिछले कुछ हफ्तों महीनों में बनते हुए दिखा है। हमें लगता है अपोलो टायर भी यहाँ से एक फर्दर मोमेंटम एक्सटेंड करते हुए दिखेगा। 460-470 तक हमें लगता है पोजिशनली टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा करीब 415 के आसपास होंगे। हीरो की जो नई बाइक आनी है हार्ले के साथ और उसके जो प्राइस आए, बुकिंग अमाउंट फिगर्स आई 25,000 बुकिंग, और उसके चलते आपने सारी सप्लाई चेन जो देखा उसमें भी अच्छी खासी मूव देखने को मिल रही है और अभी ट्रेंड बना रह सकता है इन स्टॉक्स में। टायर स्टॉक्स में फिर से आपको बजिंग दिख रहे हैं। लेकिन इस बीच इरकॉन के नंबर्स आए हैं और इनकी आय बढ़ी है लगभग 700 करोड़ से, वाइड फिगर्स हैं और एबिटा मार्जिन में भी सुधार आया है। इनफैक्ट जो इनका कंसोलिडेटेड बेसिस पे प्रॉफिट है वहां पर भी बढ़ोतरी है, 144 करोड़ से बढ़कर 187 करोड़ के पास ये फिगर्स देखने को मिल रही हैं। चलिए कुछ और ट्रेड्स, पॉसिबल ट्रेड्स हम डिस्कस करें, लेकिन ऑप्शन का चैंपियन हमारा खास सेगमेंट अपने व्यूअर्स के लिए एक खास ट्रेड लेकर आते हैं हमारे एक्सपर्ट्स, और आज हमारे साथ हैं कुश बोरा। आइए उनसे बात करते हैं। गुड आफ्टरनून कुश, बताएं आज का ट्रेड क्या है? क्या बैंक्स पे ट्रेड है? जी हाँ प्रियंका, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। वेल, आज का ट्रेड जो है ये बैंक्स पे नहीं है, ये थोड़ा सा सेफ सेक्टर पे है, व्हिच इज फार्मा। ओके, प्लीज गो ऑन। कुछ आप तक आवाज आ रही है? तो फार्मा सेक्टर से जो आप ट्रेड बता रहे थे वो डिस्कस करें प्लीज। कुछ सुन पा रहे हैं आप हमें? आई थिंक वो चैलेंज आ रहा है, लेकिन चलिए कुछ की जो स्ट्रैटेजी है वो आपके सामने। सिप्ला चूज किया उन्होंने जो ऑलरेडी अप ट्रेंड में है। उन्होंने कहा कि 1270 की कॉल आप खरीदें जो इस वक्त 30 रुपए पे चल रही है। टारगेट रहेगा आपका, पहला टारगेट 45 का और दूसरा टारगेट 60 रुपए का। इसमें जो उन्होंने एक स्प्रेड बनाया, इसमें जो उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई है इस हिसाब से कि आपके लिए जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो 19,500 और लॉस जो है वो 9,750 का होगा। लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें क्योंकि ऑप्शन के ट्रेड रिस्की होते हैं। ठीक है कुश, वी कुड नॉट हियर यू प्रॉपर्ली, लेकिन आपका ट्रेड हमारे व्यूअर्स तक पहुंच गया है। सिप्ला पर आपके पास 1270 की इस वक्त कॉल चल रही है। सिप्ला इस वक्त अच्छे ट्रेंड में भी है, यानी
थोड़ा सा 1260 पे स्पॉट का प्राइस है, 1270 की आपने कॉल लेनी है अगस्त सीरीज की। ठीक है, बढ़ते आगे अपना इसी ट्रेड को फॉरवर्ड करते हैं, इनफैक्ट कैरी फॉरवर्ड लेते हैं कि जो फार्मा सेक्टर में जो इतनी स्ट्रेंथ दिख रही है, एक बार ध्वनि से समझते हैं। ध्वनि, कोई काफ़ी चाल चल चुके हैं लेकिन अब भी बड़ी मूव, बड़ी अंडर परफॉर्मेंस के बाद ही फार्मा स्पेस के स्टॉक्स निकले हैं। अब भी मिड कैप फार्मा में कई सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पर चाल अच्छी खासी पॉसिबल है। कोई ऐसा स्टॉक जो आपके रडार पर हो, जहाँ एंट्री पॉइंट फेवरेबल दिख रहा हो, रिस्क रिवॉर्ड अच्छी दिख रही हो? जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर फार्मा सेक्टर की हम ओवरऑल बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली आज हमें काफी सारे नेम्स हैं जिनमें बहुत ही अच्छा है यहाँ पे मूव्स देखने को मिले हैं। इनफैक्ट अगर हम ग्लैंड फार्मा की बात करें तो वहां पे इट इज वन ऑफ द टॉप गेनर्स इन निफ्टी 500, बट जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं जिनमें अभी फ्रेश रैली होनी है, तो ग्रैन्यूल्स का स्टॉक है जहाँ पे मेरी की नजर जाती है। ग्रैन्यूल्स ने ओवरऑल एक यहाँ पे बहुत ही स्लो मोमेंटम बेस्ड अपवर्ड चैनल बनाई हुई है, जिसके बॉटम से हम वापस से एक अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक स्विंग ट्रेड बनेगा यहाँ पे, जहाँ पे आपको करंट लेवल से एंटर करना है। फर्स्ट टारगेट इसका जो है वो 330 तक का बनता है, उसके बाद 335 तक के इसके नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। जो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है इस केस में, तो 319 का लेके चलिए। ओके, ठीक है, डन। शाइना, एक रेलवे से जुड़ी हुई, लॉजिस्टिक्स से जुड़ी हुई कंपनी है कंटेनर कॉरपोरेशन। सरकार इसके विनिवेश को करना चाहती है। बीच में काफ़ी ज़ोर से खबर उड़ी लेकिन ये फिर से ठंडा सा हो गया पूरा माजरा। या 1.5% है, फिर वायदा के अंदर भी पहले इसके फ्यूचर्स को बैन किया गया, फिर वापस से खोल दिया गया। इससे काफ़ी हद तक सेंस ये लग रहा है कि शायद इस फाइनेंशियल ईयर में कोई डिसइन्वेस्टमेंट, कम से कम कॉनकोर का अब कोई और हम नहीं सुनेंगे। अब जब सुनेंगे तो 2024 में सुनेंगे। बिना डिसइन्वेस्टमेंट वाली खबर से, बिना विनिवेश वाली खबर के बिना भी कंटेनर कॉरपोरेशन को आप कैसे रेट करते हो? कंटेनर कॉर्पोरेशन काफी अच्छी कंपनी है, पीएसयू स्पेस में ऑफ कोर्स है, बट उनका जो मतलब जो द पोटेंशियल फॉर बिजनेस ग्रोथ वो काफी अच्छी है, और जो नंबर्स भी जो आने हैं वो मेरे हिसाब से उम्मीद से अच्छे ही होना चाहिए। बिकॉज अगर हम देखें जो फ्रेट रेट्स ऊपर गए हैं, कंटेनर के जो वॉल्यूम्स हैं वो अगर आप एक साल के कंपैरिजन में देखो तो काफी अच्छे ऊपर वॉल्यूम्स आ रहे हैं, ट्रेडिंग खुल गया है। सो आई थिंक कंटेनर कॉर्पोरेशन वैल्यूएशन वाइज भी अट्रैक्टिव है, बट बीइंग अ पीएसयू और वो डिसइन्वेस्टमेंट का हमेशा ओवरहैंग रहने की वजह से वो स्टॉक मतलब थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन फेज में चलते रहता है, बट आई थिंक फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वो काफी अच्छा रिटर्न देगा। ओके, ठीक है, तो जिनके पास है वो तो रखें, जिनके पास नहीं है अगर वो भी धीरे धीरे लेके रखना चाहें तो शाइना के बात से समझ में आ रहा है कि कंपनी अच्छी है, इसमें पैसा आगे बन सकता है। आप धीरे धीरे करके पोजीशनिंग बनाइए। ये जो 6 महीने का चार्ट हम आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और इससे पहले के 6 महीने अगर आप देखेंगे ना तो बिल्कुल अलग अलग हैं। ये थोड़ा चलना अभी शुरू हुआ है लास्ट के 2-3 महीने के अंदर ही। खैर, हम आगे बढ़ रहे हैं। इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस टिपिकली बैन शेयर रहता है। इस अगस्त सीरीज़ में फर्स्ट डे ही बैन में आ गया था, लेकिन बैन में होने के बावजूद भी इस शेयर के अंदर काफ़ी बज़ बना हुआ है कि ये एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम का शेयर है। राजेश सर, क्या अगस्त की इस पूरी सीरीज़ के लिए अब बैन में जाएगा, नहीं जाएगा, निकलता रहेगा, कभी होगा, कभी मौका मिले या कैश में फ्यूचर के बराबर शेयर लेके छोड़ दे सर इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस के? हमारा रिस्क रिवॉर्ड और डायरेक्शन ठीक है क्या इसको पकड़ने की? देखिए डिम्पी जी, काफी बड़ा करेक्शन ये स्टॉक ने पिछले 1-2 साल में यहाँ पे दिखाया, और स्टॉक में अब कहीं एक सिग्निफिकेंट पुल बैक एक्शन अगस्त सीरीज में बनते हुए दिखी है। अब यहाँ पे जिस तरीके से डेली, वीकली, मंथली टाइम फ्रेम को अगर हम देखें तो वीकली चार्ट पे जिस तरीके से एक बेस बना के स्टॉक ने ब्रेकआउट दिए हैं, हमें लगता है ये मोमेंटम यस एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रखना होगा वो करीब होगा 150 के आसपास। ये लेवल अगर इंटैक्ट रहते हैं अब तो इसका नेक्स्ट टारगेट 175-180 की तरफ भी आते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग का मूव बना था पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में, और हमें लगता है कि स्टॉक अगर बेन में है तो थोड़ा F&O साइड पे थोड़ा सा यहाँ पे हैंगओवर रहेगा प्राइस का, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे बुलिश टर्न होते हुए दिख रहे हैं, और हम यहाँ पे 175-180 तक के अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं नियर टर्म में। ओके, ठीक है, यानी कि आप इस पर थोड़ा बुलिश व्यू रखते हैं, लेकिन मैं फिर से बता दूं ये बैन शेयर है,
F&O में अगर आप लेके बैठ गए तो पेनल्टी लग सकती है, इसलिए आप इसके इक्वलेंट या उससे थोड़ा कम या थोड़ा उससे और कम आप कैश में लेके रख लीजिए इन शेयर को। 160 रुपये का ज़्यादा पैसा भी नहीं लगेगा। मान लीजिए 100 शेयर लेने जा रहे हैं तो 16,000 रुपये के कुल मिला के लग रहे हैं। ठीक, तो निफ्टी बैंक जो करीब 45,000 के बार बार ऊपर बना था उसमें भी थोड़ा सा स्लाइड आया है और वो भी इस समय 44,932 के आसपास आ गया है। तो थोड़ा सा इसमें आप ध्यान रखें। आप कोई भी पोजीशन जब लेके जाएं तो अपने रिस्क रिवॉर्ड को ज़रूर चेक कीजिए। कोशिश करें इंडाइसिस में ट्रेड ही ना करें जब तक ये चर्निंग कंप्लीट नहीं कर लेता अपनी, या तो फिर चर्निंग का फ़ायदा उठाइए किसी और तरीके से। आगे बढ़ते हैं, एक दो शेयर और है मेरे लिस्ट में, ज़रा ये पता कर लेते हैं। ध्वनि, एक शेयर है गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। एक बार ज़रा इस शेयर को चेक कीजिए, ये BTST का कैंडिडेट है क्या? देखिए यहाँ पे ओवरऑल इसका जो चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो प्राइमरी नेचर इस स्टॉक का जो है वो यहाँ पे कंसोलिडेटेड फॉर्मेशन में चल रहा है काफी टाइम से। ब्रॉड रेंज को अगर बात करते हैं, बट यहाँ पे अगर BTST ट्रेड के हिसाब से करंटली देख रहे हैं तो डेफिनेटली इसके अंदर आप एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। जो यहाँ पे टारगेट बनता है तो 122 तक का यहाँ पे एक अपसाइड का टारगेट बनता है। स्टॉप लॉस जो है वो आपको 114 का लेके चलना होगा। ठीक है, 114 रुपये का स्टॉप लॉस है, 120 122 तक के टारगेट हैं। गेल एक्चुअली में जिस जगह पर ट्रेड कर रहा है ना, यहाँ पे इसके मल्टीपल रेजिस्टेंसेस हैं। ये यहाँ पे आके रुका भी है और यहाँ से चलना है, इसलिए मैंने पता किया कि ये BTST करे ना करें। राजेश सर, एक कैश की कंपनी है, काफ़ी दिनों बाद नोटिस हुई है, उसका नाम है बोडल केमिकल। एक बार आप शेयर देखोगे, बोडल केमिकल, BODAL, बोडल केमिकल, और इसके ना आप आर्ली और डेली चार्ट देखना। आप मेरे को जरा ये बताइए, इसमें कुछ वॉल्यूम वगैरह से एक्साइटमेंट आ रहा है कि छोड़ दें इसको? देखिए सेशन में एक अपमूव था, लेकिन वहां पे जरूर सप्लाई बनते हुए दिखा है। हालांकि अगर इसको हम नियर टर्म शॉर्ट टर्म सेटअप के हिसाब से देखें तो एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे डेली चार्ट पे जरूर बनते हुए दिखा है। एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे डेली और वीकली चार्ट पे बनते हुए दिखा है विथ वॉल्यूम एक्शन। तो प्रीवियस सेशन में काफी अच्छे वॉल्यूम थे और एक अच्छा मूव भी था। आज थोड़ा साइडवेज होते हुए दिख रहा है, लेकिन हमें लगता है जिस तरीके के नियर टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट बने, अब ये स्टॉक अगर 73 रुपीज के ऊपर सस्टेन रहता है और उसके ऊपर ही क्लोज करता है तो हमें लगता है अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा मूव यहाँ पे आते हुए दिख सकता है, जो कि स्टॉक को नेक्स्ट टारगेट 84 की तरफ लेके जा सकता है। तो छोटे स्टॉप लॉस 73 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड की जा सकती है 84 के टारगेट के लिए। ओके, ठीक है। बोडल केमिकल काफ़ी दिनों बाद ये शेयर हमको दिखा, इसलिए हमने पता कर लिया ताकि कोई मिस ना हो। कई बार शेयर क्या होता है ना, सुप्त अवस्था में चले जाते हैं, 2-2, 3-3 महीने, 5-5 महीने तक हिलते नहीं हैं, लेकिन जब हिलते हैं तो फिर बहुत बड़ा मूव आता है उसमें। इसलिए कुछ ऐसा सिग्नल दिख रहे थे हमको, ये शेयर हमने पता कर लिया राजेश सर से। अब मैं अपने सहयोगी सृष्टि को अपने साथ जोड़ रहा हूँ और उसकी 2 वजह हैं। पहला, एक तो आज सबसे अच्छे से चलने वाला शेयर हीरो मोटोकॉर्प, उसके पीछे की पूरी वो बताएंगे रीजंस कि हार्ले डेविडसन का और हीरो का क्या लेना देना है, और हार्ले डेविडसन X440 यानी कि 440 ये बाइक अगर उन्होंने देखी है, उसको हाथ लगाया है, उसको चलाया है, तो अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर कर देंगे। सृष्टि, दोनों क्वेश्चन आपके लिए हैं। अगर हाथ लगाया है, देखा है, तो एक्सपीरियंस बता दीजिए, और नहीं लगा तो फिर ये शेयर के बारे में बता दीजिए। नहीं रिम्पी जी, अभी तक हाथ ना लगाया है और ना ही चलाई है, पर जी हाँ, इसका इंतज़ार ज़रूर है। पर इन्वेस्टर्स का इंतज़ार जो है ख़त्म होता हुआ नज़र आया है, क्योंकि इस लॉन्च के बाद हम कई समय से वेट कर रहे थे कि कब अपनी हीरो मोटोकॉर्प अपनी बुकिंग्स के नंबर सामने रखेगा, क्योंकि बजाज ऑटो के नंबर सामने आ गए थे। उम्मीद थी कि अर्निंग्स के आसपास रखेगा, पर उससे पहले ही देखिए बोनांजा और तोहफा जो है इन्वेस्टर्स को देती हुई नज़र आई है कंपनी, क्योंकि यहाँ पे एनालिस्ट की उम्मीद से कई बेहतर उन्होंने बुकिंग नंबर शेयर किए हैं। 25,000 से ज़्यादा बुकिंग्स मिली हैं हीरो हार्ले की X440 बाइक को, और जो कि लगभग 1 महीने हुए हैं इस लॉन्च को, उसके बाद इतना शानदार रिस्पांस मिला है। 1 महीने लॉन्च को हुए हैं बजाज और ट्रायम्फ की बाइक की को भी, पर वहाँ पे 17,000 की ही बुकिंग है। पर आपको ये भी बता दें कि जो हीरो मोटो की बाइक है वो बजाज की बाइक से अब महंगी भी बताई जा रही है, क्योंकि हीरो मोटोकॉर्प का कहना है कि जो 25,000 जो बुकिंग्स आई हैं उसमें से 65% जो बुकिंग्स हैं
उनकी टॉप एंड जो कि करीब 2.5 लाख के भी ऊपर की गाड़ियां हैं, उसके लिए बुकिंग्स आती हुई दिखी हैं। अब आपको बता दें कि क्या क्या लॉन्चेस हुए हैं हीरो हार्ले की तरफ से, बजाज की तरफ से और साथ ही आइशर जो कि इस पूरे सेगमेंट में लीडर है। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो हीरो मोटोकॉर्प ने जो प्राइजेस उनके थे उसको भी अब बढ़ा दिया है। 10,000 कीमत जो है बढ़ाई है अक्रॉस द टॉप मॉडल। साथ ही अगर हम बजाज ऑटो की बात करें तो उनकी जो फिलहाल अभी स्पीड बाइक है वो करीब 2.33 लाख की है। और आइशर मोटर्स के कंपैरिजन में ये बाइक्स जो आई हैं वो महंगी आई हैं, पर उसके बाद भी इतना बेहतरीन रिस्पांस है। और साथ ही अगर वैल्यूएशन के फ्रंट पे भी देखें अगर हम इससे पहले, तो वहाँ पे भी हीरो मोटोकॉर्प में काफ़ी कंफर्ट देखने को मिला है क्योंकि काफ़ी कम वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा है। पर अगर बात करें आगे आने वाले जितना भी रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन हो सकता है, तो वहाँ पे एनालिस्ट का मानना है कि बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प जो भी नई बाइक लॉन्चेस हैं वहाँ पे 2 से 3% की आय का कंट्रीब्यूशन आ सकता है FY24 में, क्योंकि हम देखेंगे कि सेकेंड हाफ से ही ये जो पूरे नंबर्स हैं वो इनके फाइनेंशियल्स में आते हुए दिखेंगे और अभी भी प्रोडक्शन इतना ज़्यादा नहीं है। तो वो किस तरीके से रैंप अप करती है कंपनी, वो भी देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। पर हीरो मोटोकॉर्प का शेयर सुबह से थमने का नाम नहीं ले रहा है। कि बिल्कुल सही है। साक्षी, एक चीज़ और बताइए, सृष्टि माफ़ कीजिए, डिमांड अच्छी है या बाइक अच्छी है? डिम्पी जी, दोनों ही फैक्टर्स देखने को मिल रहे हैं क्योंकि देखिए इस पूरे टू व्हीलर के ब्लिप में जो कि हम रिकवरी नहीं देख पा रहे थे टू व्हीलर सेगमेंट में, इसमें आइशर मोटर्स की सेल्स पे बहुत असर नहीं देखने को मिला, बल्कि इनकी जो सेल्स हैं वो महीने दर महीने बढ़ती हुई नज़र आई। तो ये आपको बताता है कि प्रीमियम सेगमेंट की डिमांड बहुत अच्छी है। दूसरी, बाइक भी अच्छी है क्योंकि जब हम हार्ले और साथ ही ट्रायम्फ की बात करते हैं तो ये सब भारी इंजन्स की गाड़ियाँ होती हैं, बहुत महंगी होती हैं विदेश में, पर भारत में इसको बनाना और ऐसे प्राइस पे लाना, अगर हम बोलें कि आपको आईफोन जो है सस्ता मिल रहा है तो कौन नहीं उसको लेना चाहेगा। तो शायद वही कुछ हो रहा है, जहाँ पे आप 10 लाख से ऊपर की ये गाड़ियाँ देखते थे आपको ये कुछ 2-2.5 लाख की मिल रही हैं। तो इसके लिए डिमांड भी अच्छी है और बाइक भी अच्छी है। डिमांड तो बनी हुई है और डिमांड का आज एक एग्जाम्पल भी हो गया कि 25,000 बुकिंग की बात हार्ले डेविडसन ने, हीरो मोटर ने की, जहाँ आइशर मोटर की 35,000 कुल गाड़ियाँ सारे साल में बिकती हैं। तो एक बड़ी फिगर ज़रूर दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया ये सारी डिटेल्स देने के लिए और ये एक्सप्लेनेशन हमें समझाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन इस बीच हम तक अब शरद भी एक खास खबर लेकर आए हैं। हमारा खास सेगमेंट खबर गर्म है। आइए समझते हैं कौन सा स्टॉक है उनके पास आज। बताएं शरद, कहां पर आज खबर गर्म है? जी बिल्कुल प्रियंका, तो फोकस में रहने वाला है वर्लपूल। यहाँ पे जो है हमारी डीलर्स के साथ बात हो रही है, कुछ सेगमेंट्स में HNI बाइंग भी देखने मिल रही है और चैनल चेक से हिसाब से समझ में आ रहा है कि कंपनी जो है फुल्ली इंटीग्रेट होने वाली है और पूरी तरह एंटर करने वाली है स्मॉल अप्लायंसेस बिजनेस में। अब याद रखिए, जो स्मॉल अप्लायंस बिजनेस होते हैं हाई मार्जिन बिजनेस होते हैं और स्पेशली जो फोकस है कंपनी का वो है आपके किचन के कंज्यूमर ड्यूरेबल आइटम्स को लेके। ऑफ कोर्स ये जो फोकस रहेगी भारत के बिजनेस में रहेंगी और स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा है कि 25 से लेकर 30% तक मार्जिन्स का करंट लेवल से जो है बढ़ोतरी जो है देखने मिल सकता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म बेसिस पे। इसके अलावा जो उनकी जो JV आर्म है जिसके साथ ये कंज्यूमर ड्यूरेबल बिजनेस कर रहे हैं किचन रिलेटेड, उसका नाम है एलिका। और Q1 रिजल्ट्स की बात करें तो इस सेगमेंट में हालांकि रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन कम है लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग अपडेट देखा गया है। ओवरऑल ऑफकोर्स थोड़े म्यूटेड नंबर ज़रूर आए थे, लेकिन ये जो सेगमेंट है हाई मार्जिन बिजनेस, इस पे जो है इंपॉर्टेंट लॉन्चेस भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप टेक्निकली स्पीक करें तो लगभग 1.5 साल बाद जो एक टेक्निकल ब्रेकआउट आ सकता है स्टॉक में, और स्टॉक करंटली 200 DMA लेवल्स के ऊपर जो है ट्रेड कर रहा है। आज ही इंपॉर्टेंट एक ब्रोकर रिपोर्ट आया जहां पे ICICI सिक्योरिटीज़ ने मेंटेन बाई रेटिंग रखा है, लक्ष्य रखा है 1680 रुपये प्रति शेयर का। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो इंडस्ट्री है वहाँ पे रिवाइवल देखने मिल सकता है सेकेंड हाफ FY24 में और एक फेवरेबल बेस भी रहा है। तो इस स्टॉक को जो है अपने रडार में ज़रूर रखिएगा। कोई वर्लपूल पे बात, ठीक है, शुक्रिया शरद ये खबर बताने के लिए। एक बार इस चार्ट पर चेक भी ले लेते हैं। तो कुकिंग जितने भी बड़े ये जो गैजेट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक, इन पे फोकस है और 30% बढ़ोतरी की उम्मीद मार्जिन में वर्लपूल पर और किचन अप्लायंसेस के लिए एलिका के साथ जॉइंट वेंचर कर सकता है। तो आज वर्लपूल पे अभी तो फिलहाल स्टॉक प्राइस में इतनी बड़ी मूव दिख नहीं रही, पर क्या ये चार्ट्स पे विजिबल है? एक बार राजेश से इसके चार्ट समझ लेते हैं। राजेश, एक बार वर्लपूल के चार्ट चेक करेंगे आप?
तो देखिए स्टॉक में अगर हम नियर टर्म शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखें तो पिछले 3-4 वीक से एक साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिला। एक नैरो रेंज में ही स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हालांकि स्टॉक में काफी बड़े करेक्शन हमने पिछले 1-2 साल में यहाँ पे आते हुए दिखे और स्टॉक में काफी बड़े प्राइस इरोजन देखने को मिला। ऑलमोस्ट अगर स्टॉक का ऑल टाइम हाई देखें तो करीब 2700-2800 के आसपास से स्टॉक ने एक बड़ा करेक्शन टुवर्ड्स 1200 तक यहाँ पे दिखाया है। यहाँ पे जरूर एक रिकवरी बनते हुए दिख रहा है। इमीडिएट लेवल जो हमें लगता है हायर साइड पे जो कि एक रेजिस्टेंस जैसा काम करते हुए दिखेगा वो है करीब 1495 के आसपास, जो कि ऑलमोस्ट 1 से 1.5% करंट मार्केट प्राइस से दूर है। अगर लगता है 1495-1500 के लेवल को क्रॉस करने में कामयाब होता है तो ये मोमेंटम यहाँ पे एक अच्छा एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है, जो कि स्टॉक को 1600 की तरफ भी लेके जा सकता है। तो 1590-95 के लेवल को क्रॉस करने के बाद जरूर इसमें एक लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया जा सकता है 1600 तक के अपसाइड के लिए। अगर ऑलरेडी किसी के पास पोजीशन है और यहाँ करंट लेवल पे बाय करते हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो कि होगा इसका 1450 के आसपास, इसको फॉलो करना चाहिए। ओके ठीक है, तो ये आपकी रिकमेंडेशन होगी। इसमें स्टालब्रोस के नंबर आए, आप नीचे अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। ये ऑटो एंसलरी है, बड़ी ऑटो एंसलरीज के तौर पर मानी जाती है। 183 करोड़ रुपए का इनकी आय है और 17 करोड़ रुपए इन्होंने इस बार मुनाफा दिखाया, जो कि 12 करोड़ से बढ़कर है 17 करोड़। शेयर 8% ऊपर आ गया इस प्रॉफिटेबिलिटी फिगर के साथ ही। मेरे पास अभी मार्जिन्स के नंबर नहीं है, मैं मार्जिन ज़रूर बता दूंगा आपको जैसे ही मेरे पास आ जाएंगे, और मार्जिन्स बहुत ही अच्छे होंगे तभी इस तरह का प्रॉफिट आया है। नहीं तो आप सेल्स का वैसे परसेंटेज देखें तो कि बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन मार्जिन्स अच्छे आए होंगे तो 12 से 17 करोड़ रुपया अच्छे मार्जिन्स की बदौलत ही होंगे यहाँ पे। ठीक है, एक बार पता कर लेते हैं। शायना, ये कंपनी आपने नोटिस की होगी, बहुत पुरानी कंपनी है और आप इसको अच्छे से देखते भी होंगे, रिसर्च भी की होगी। शेयर 8-9% ऊपर आ गया, अच्छे नंबर्स आए हैं लगता है इसके। ये स्मॉल कैप कंपनी है, मतलब उनका जो मार्केट कैप है आई थिंक 1200 करोड़ के लगभग है, बट काफी डेट फ्री कंपनी है। और जैसे अभी नंबर्स अच्छे आ रहे हैं तो ये आई मीन अच्छा, मतलब ऑलरेडी इन द लास्ट कपल ऑफ डेज ये स्टॉक अपमूव हुआ है, बट अभी भी वैल्यूएशन वाइज ये और थोड़ा बहुत अपसाइड है क्योंकि डेट फ्री है, अच्छे नंबर्स आ रहे हैं। सो आई थिंक यहाँ से कोई इन्वेस्टर ने अगर पकड़ा हो तो वो डेफिनेटली कंटिन्यू टू होल्ड कर सकते हैं वो। टालब्रोस के अंदर एक खबर मैं आपको और बता दूं, इसके शेयर के अंदर स्टॉक स्प्लिट भी आया है, तो वो एक शेयर जो है 5 हिस्सों में डिवाइड होगा। ये खबर भी इसके साथ साथ ही आई हुई है। शेयर अब 11% ऊपर हो चुका है, तो आप कोई बड़ी बात नहीं, आज सर्किट भी लगा दे, क्योंकि जिस स्पीड से चल रहा है, जो वॉल्यूम पार्टिसिपेशन अभी इसके साथ जुड़ा है, पोस्ट नंबर्स में चेक कर रहा हूँ चार्ट पे, वो काफ़ी ज़ोरदार है और एक तरफा है। इस शेयर पे ज़रूर ध्यान रखिएगा। क्लोजिंग में वापस से रिकॉल करके जाएंगे कि ये शेयर कहाँ तक चला आज दिन भर में, और कल के लिए भी नोटिसेबल शेयर हो जाएगा ये। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। एक दो शेयर ज़रा और चेक कर लें। एक शेयर है क्रॉम्पटन के नाम से, क्रॉम्पटन। एक बार ध्वनि आप उस शेयर को चेक करेंगे, क्रॉम्पटन। बिल्कुल डिम्पी, यहाँ पे जो स्टॉक है वो ऑलरेडी हमें काफी एक यहाँ पे डाउन मूव दिखा चुका है। ओवरऑल इसके जो हाईज रिसेंट यहाँ पे देखने को मिले तो 420 के हाई से हमने नीचे की तरफ ऑलमोस्ट हाफ द वैल्यू इरोड करने के बाद स्टॉक एक रिवर्सल यहाँ पे ले रहा है। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर जो इसका है वो अभी भी हम बुलिश साइड का स्ट्रक्चर नहीं मानेंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं, जहाँ पे 310 के पास इसकी जो 200 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होती है वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। इसके ऊपर कोई भी एक मोमेंटम ट्रेड अपसाइड का लिया जा सकता है, बट किसी ने अगर बॉटम में यहाँ पे लिया है तो 310 इज अ गुड बुकिंग लेवल, वहां पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। और जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसके अंदर लगाना रहेगा आपको तो 297 का रहेगा। ओके ठीक है, तो ये आपके लिए एक स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ आगे है बात। अब छोटे से एक ब्रेक का वक्त हो गया है, लेकिन ब्रेक से पहले आपको बता दें, अडानी पोर्ट के पहली तिमाही के शानदार नतीजे पेश हुए हैं। सभी पैमानों पर प्रदर्शन काफ़ी बेहतर रहा और ये अडानी पोर्ट्स अच्छा से लाल निशान में था। जब नंबर्स आए तो ये हरे निशान में पहुंचा। एक सडन स्पाइक भी आपने अपनी स्क्रीन पर देखा होगा। ये नंबर्स हम आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहे हैं। नतीजों को लेकर कंपनी के जो CEO हैं करण अडानी, उनका क्या कहना है, एक बार पहले उनको सुन लेते हैं, फिर ब्रेक पे जाएंगे। I'm happy to inform APSEZ has delivered its strongest ever quarterly operating performance in Q1 of FY24.
with record quarterly cargo volumes and financials, despite our operationals being adversely impacted for around 6 days due to the cyclone Biparjoy. I'll provide some highlights of the quarter gone by and our expectations for FY24. Firstly, the port business performance. APSEZ handled 101.4 million metric ton of cargo during the quarter, reflecting a growth of 12% year-on-year. Within India, our cargo volumes grew by 8%, is around 3 times the country's cargo growth rate for the quarter. As a result, our market share in India has jumped by around 200 basis points to reach 26%. Our flagship port Mundra, despite being shut for almost 6 days due to cyclone, handled container volumes of 1.72 million TEUs. This is 12% higher than its closest competitor. Our continuous efforts to enhance operational efficiency have resulted in the port's EBITDA margins increasing by 150 basis points to 72%. Our newly acquired asset, Haifa Port and Karaikal Port, have ramped up as well, with average monthly cargo volumes now crossing the 1 million metric ton mark for both the ports. Talking about our logistics business, the rail volumes jumped by 18% year-on-year to reach 131,420 TEUs. Bulk cargo volumes increased by 40% to reach at 4.35 million metric ton in the quarter. Our logistics EBITDA margins also improved by 150 basis points year-on-year to reach 28%, which is higher than the reported EBITDA margin of our listed peers from India. Now let me discuss the financials. Consolidated operating revenue for the first quarter increased by 24% year-on-year to reach rupees 6,248 crores. Consolidated EBITDA for the quarter grew by 80% year-on-year to rupees 3,765 crores. And the profit after tax for the year also increased by 80% year-on-year to rupees 2,119 crores. APSEZ continues to enjoy an investment grade rating from the global third-party rating agency and has maintained the key ratios well within the desired range. With our cargo volumes crossing 100 million metric ton during the quarter, APSEZ is well on course to achieve its full-year cargo volume guidance of 370 to 390 million metric ton, a revenue of rupees 24 to 25,000 crores, and EBITDA of rupees 14,500 to 15,000 crores, and net debt to EBITDA ratio of around 2.5x by March 24 end. To conclude, I would like to emphasize that APSEZ is on track to deliver its FY24 guidance. Our strategic approach involving geographical and cargo mix diversification, transition to a transport utility model, and building presence outside the country is yielding desired results. Thank you. थोड़ा सा नीचे हम आए हैं, लेकिन एक बार ये समझ लेते हैं कि बिफोर गोइंग टुमारो आज के लिए बाकी बचे 10 मिनट में ट्रेड्स कौन से लेकर जाने चाहिए। एमपीसी की बैठक भी है इस हफ्ते और आज पहला दिन है, 8 से 10 को आउटकम आएगा। कल के लिए क्या ट्रेड्स पॉसिबली होने चाहिए? राजेश, आपके बीटीएससी ट्रेड्स क्या होंगे? क्या बैंक्स में तेजी कैरी फॉरवर्ड ट्रेड है? निफ्टी तो अब भी 19,600 के आसपास ही है, उससे थोड़ा सा स्लिप हुआ है। तो देखिए बीटीएससी स्टॉक स्पेसिफिक तो एक्शन काफी है, उसमें हमें पहला स्टॉक जो अट्रैक्टिव लग रहा है वो है प्राज इंडस्ट्री। काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन आज के सेशन में देखने को मिली। ओवरऑल स्ट्रक्चर इसके बुलिश है। हमें लगता है प्राज इंडस्ट्री को यहाँ पे बीटीएसटी बनाया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट 485 490 की तरफ आते हुए दिख सकते। स्टॉप लॉस जो रखना होगा करीब होगा 460 के आसपास। बैंकिंग स्पेस से हमें लगता है कैनरा बैंक को यहाँ पे बीटीएसटी ट्रेड लिया जा सकता है। कैनरा बैंक में भी देखें तो एक लास्ट 3 दिन से एक साइडवेज कंसोलिडेशन था नैरो रेंज में, उसका ब्रेकआउट आज बनते हुए दिख रहा है। तो कैनरा बैंक हमें लगता है यहाँ से एक अच्छा मूव कंटिन्यू करते हुए दिखेगा कल।
नेक्स्ट उसके जो टारगेट लग रहे हैं वो आना चाहिए करीब 355 360 की तरफ। स्टॉप लॉस जो रखेंगे करीब 336 के आसपास रखेंगे। तीसरा स्टॉक जो हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो MRPL को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। MRPL में भी देखें तो आज पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है और डे हाई की तरफ स्टॉक ट्रेड कर रहा है। MRPL पे डेली चार्ट के हिसाब से देखें तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी यहाँ पे आते हुए दिखा है। MRPL के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं आना चाहिए करीब 89 से लेके 92 तक के। स्टॉप लॉस होगा करीब 82 रुपीज के आसपास। लेते हैं उनके ट्रेड्स आज के, तो MRPL और साथ में कुछ बैंक्स। ध्वनि, आपके क्या होंगे ट्रेड्स? जी बिल्कुल, मेरी तरफ से 2 पिक्स रहेगी। सब पहली पिक जो यहाँ पे है वो पिडिलाइट की रहेगी। पिडिलाइट के चार्ट में अगर हम देख रहे हैं तो प्राइस लेड RSI का यहाँ पे एक डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है बुलिश साइड पे, और इसका अगर हम ऊपर की तरफ का टारगेट देखते हैं तो 2675 का मिलता है। ये एक शॉर्ट टर्म का टारगेट रहेगा, जिसके बाद डेली स्ट्रक्चर पे हमें यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है, तो फर्दर मोमेंटम इसके अंदर बिल्ड करता हुआ दिखेगा। स्टॉप लॉस जो आपको इसके अंदर मेंटेन करना है तो आप 2610 का स्टॉप लॉस लेके चलिए। दूसरा स्टॉक जो यहाँ पे मेरी तरफ से रहेगा तो एस्कॉर्ट्स का रहेगा। एस्कॉर्ट्स में ओवरऑल यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो एक नैरो रेंज बनी हुई है, बट इसके अंदर बाइंग इंटरेस्ट जो है वो लास्ट एक 30 मिनट्स में देखने को मिल रहा है। तो करंट लेवल से आप एस्कॉर्ट्स के अंदर भी एक BTC ट्रेड ले सकते हैं। ऊपर की तरफ का इसका जो टारगेट रहेगा तो 2645 और 2665 तक के ये एक्सटेंड होता है। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है तो 2565 का लेके चलना है। तो ये कुछ आपके ट्रेड्स रहेंगे, स्कॉट्स, कुबोटा और साथ ही कुछ बैंक्स और साथ ही पिडिलाइट आपने ये स्टॉक दिया जो यहाँ कैरी फॉरवर्ड ट्रेड है। क्विक चेक कुछ और स्टॉक्स की भी ले लेते हैं बिफोर मार्केट क्लोजेस, क्योंकि बैंक्स जिस तरह की तेज़ी फार्मा स्पेस में बनी हुई है। इनफैक्ट आज आइशर मोटर प्रेशर में ज़्यादा नहीं था क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक इतना टूट चुका है। आइशर मोटर पर ट्रेड क्या बन रहा है राजेश, एक बार बताएं, क्योंकि अच्छी खासी जब से इसलिए कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ी ये स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है 3300 से, तो अब थोड़ा थोड़ा सा जाकर ऊपर आने लगा है। और आज जब हीरो की न्यूज़ आई है 25,000 गाड़ियों की बुकिंग की बात, तो स्टॉक ने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। ये ऑलरेडी प्राइसिंग कर चुका है सारी मूव, नेगेटिव मूव। तो देखिए आइशर मोटर के लॉन्ग टर्म सेटअप तो बुलिश है। से एक गिरावट के बाद अब पिछले 4 हफ्तों से अगर स्टॉक को देखें तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिला और साइड पे अच्छा इंटरेस्ट वापस स्टॉक में बनते हुए दिखा है। स्टॉक ऑलमोस्ट अपने 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यस पिछले 4 हफ्तों में स्टॉक ने एक बेस तो यहाँ पे बनाते हुए दिखा है। 3300 इसके लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया रहेगा। ये जब तक इसके ऊपर है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि स्टॉक एक अटेम्प्ट हायर साइड में 3460 3470 की तरफ करते हुए दिखेगा। तो पोजीशन लॉन्ग साइड का रख सकते हैं। 3300 के आसपास स्टॉप लॉस होंगे। अपसाइड में पहला टारगेट 3470 की तरफ हमें लगता है अगर वो ब्रेकआउट हो जाता है तो स्टॉक में फिर 3550 तक के अपसाइड आते हुए दिखेगी। तो बाय करना चाहिए आइशर मोटर करंट लेवल पे। शायना ये पूरे पावर सेक्टर में ना अलग अलग डिवीजन है, जनरेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके अलावा फिर एंसिलरीज भी हैं। आपको पावर सेक्टर में से कोई अच्छी सी पसंदीदा कंपनी आपकी कौन सी है? ध्यान रखिएगा एक फाइनेंस वाला हिस्सा भी है, तो फाइनेंस है, डिस्ट्रीब्यूशन है, जनरेशन है, तो आपको कौन सा पसंद है? और एक शेयर बता दीजिए अगर जो पसंद भी हो आपको। लेट्स टेक फाइनेंशियल में मुझे REC काफी अच्छा लग रहा है। इवन एट करंट लेवल्स मोमेंटम अच्छा दिख रहा है। सो अगर सब में लेना है तो REC वुड बी द टॉप पिक ये पूरा पावर सेक्टर में। ऐसे टाटा पावर भी अच्छा है। सो आई थिंक यू कैन टेक योर पिक। ठीक है, REC और टाटा पावर 2 शेयर हो गए जिस पे आप ध्यान रख सकते हैं। ऑल्दो ये दोनों थोड़े स्लो मूवर हैं, बट REC ने इस बार काफ़ी अच्छा रिटर्न दिखाया है। आप एक बार ज़रा REC का चार्ट दिखा सकते हैं पिछले 3 महीने का या 1 मंथ का, तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि शेयर कैसे चला हुआ है। टाटा पावर एक ब्रेकआउट दिया हुआ शेयर है, ये थोड़ा सुस्त हो गया है। आप देखिए 3 महीने में 64% एक सरकारी कंपनी से, वो भी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन से, तो कई बार विश्वास नहीं होता। तो इसलिए जब आप इस शेयर्स के अंदर आएँ तो थोड़ा हिस्ट्री चेक करके आएँ। ऐसा ना हो कि आपको लगे मैं ले रहा हूँ, मैं सबसे बुद्धिजीवी हूँ, ऐसा नहीं है। 3 महीने पहले भी जिन लोगों ने लिया है वो 64% का गेन लेके ऑलरेडी बैठे हैं, तो उनका रिस्क और आपके रिस्क में फ़र्क होगा। 1 मिनट के लिए जरा टाटा पावर दिखाइएगा भाई 1 महीने के चार्ट पे। अच्छा किया शायना ने इस शेयर का नाम भी बोल दिया, क्योंकि मेरे को इसी के बारे में पता करना है। राजेश सर, इसका ब्रेकआउट आया था 215 के आसपास,
233 245 तक भी गया है शेयर। हाँ, अभी ये वापस ठंडा हो रहा है या फिर ये चलता रहेगा? राजेश सर, ये सवाल आपसे है। टाटा पावर 215-20 का ब्रेकआउट के बाद अभी क्या किया जाए? ये कूल ऑफ हो रहा है या और चलेगा? मैंने डिप्टी जी थोड़ा सा ऑडियो में डिस्टरबेंस है, मैं आपका स्टॉक का नाम नहीं सुन पा रहा हूँ। शेयर का नाम टाटा पावर। बिल्कुल, तो टाटा पावर में देखें तो एक अच्छे अपट्रेंड के बाद पिछले 3-4 हफ्तों में देखें तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है स्टॉक में। ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे शॉर्ट टू मीडियम टर्म के हिसाब से बुलिश है। हमें लगता है ये जो डिप मिली है, माइनर डिप पिछले 1-2 हफ्तों में, वो एक अपॉर्चुनिटी है वापस से ये स्टॉक को बाय एंड एक्यूमुलेट करने की। यहाँ पे हमें लगता है जो इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है वो करीब है 225 के आसपास। तो जब तक ये लेवल इंटैक्ट है, यहाँ पे जो भी छोटी मोटी गिरावट बन रही है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ऑन द हायर साइड अगर हम स्टॉक को देखें तो 240 का लेवल जैसे ये निकालेगा और उसके ऊपर वीकली क्लोज होंगे तो ये स्टॉक में फ्रेश राउंड ऑफ बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखेगा और ये स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट फिर 255-60 की तरफ भी आते हुए दिखेंगे। तो बिल्कुल टाटा पावर में बाई की पोजीशन बनाई जा सकती है, 225 के आसपास के स्टॉप लॉस रखेंगे। पर आपकी बाय रिकमेंडेशन होगी। आज आप बाजार में दिन भर आप देखें तो फिर से एक नैरो रेंज में ही ट्रेड हुआ है। निफ्टी अब 19,600 के नीचे स्लिप हुआ है, लेकिन आप कुल मिलाकर इसकी रेंज देखें तो मैक्सिमम 50 से 60 पॉइंट्स की रेंज रही है। बैंक निफ्टी ने ज़रूर आज अपने रेंज को एक्सपैंड किया है और लगभग 45,000 के पास और उसके ऊपर भी क्रॉस हुआ आज बैंक निफ्टी। बड़ी मूव जो आज आई वो PSU बैंक से आई और साथ ही कुछ लार्ज कैप बैंक्स लेड रिकवरी भी थी बैंक्स में। लेकिन निफ्टी पर अगर आप देखें तो उसमें जहां न्यूज़ फ्लो था वहां पर ही स्टॉक में बड़ी मूव थी, अदरवाइज कोई बड़ी लीडरशिप किसी भी सेक्टर से नहीं देखने को मिली। हीरो मोटर कॉर्प में 4% का गेन, क्योंकि उन्होंने अपनी न्यू प्रोडक्ट के लॉन्च की फिगर्स डिस्क्लोज की, लगभग 25,000 जो उनकी नई बाइक आनी है हार्ले के साथ। उसके बाद सुबह से ही हमने गैप अप देखा और वो मूव सस्टेन हुए, इनफैक्ट बढ़े ही हैं दिन भर में। फार्मा स्पेस में सिप्ला जैसे स्टॉक हो उनमें मूव, डिवीज लैब जैसे स्टॉक हो उनमें मूव सस्टेन रही है। आईटी के कुछ काउंटर्स में टेक महिंद्रा लेड रिकवरी भी रही है। आईटी काउंटर्स की आप बात करें और वहां पर भी टेक महिंद्रा की स्ट्रेंथ आधे % की तेजी के साथ टेक महिंद्रा भी अभी क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। विप्रो में स्ट्रेंथ आपको दिख रही है और इनफैक्ट LTI माइंडट्री जैसे काउंटर और मिड कैप आईटी में भी आपको स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। दूसरे जो काउंटर्स रहे उसमें फाइनेंस काउंटर्स में बजाज फाइनेंस, टाटा कंज्यूमर और साथ ही गिरने वाले शेयरों में आपके पास और पूरे ऑटो स्पेस में आपको ऐसी ब्रेथ नहीं दिख रही है। सिलेक्टिव काउंटर्स हैं जहां मूव है। मारुति थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन हीरो मोटर कॉर्प की चाल बनी थी। M&M नीचे है। M&M में तो खैर वॉलेटाइल मूव्स, न्यूज़ बेस्ड एक्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। पहले RBL बैंक के स्टेक, उसके बाद रिकवरी, अब फिर से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है और मेटल्स भी आज के ट्रेड में लगा रहे हैं। JSW स्टील जैसे काउंटर्स हो, हिंडाल्को जैसे काउंटर्स हो। हिंडाल्को के तो नंबर्स के बाद क्योंकि चल भी चुका तो थोड़े से प्रॉफिट्स वहां से बुक हुए हैं। एक बार मिड कैप की भी मूव देख लेते हैं। वहां पर भी जो अच्छी बड़ी मूव देखने को मिली है वो बैंक्स लेड रही है और इसमें मिड कैप में हाईएस्ट जो गेनर है उनमें अगर बात करें तो फाइनेंस के कुछ काउंटर्स हैं। पावर फाइनेंस जैसे काउंटर, ये लूजर्स की पहले बात करें। पावर फाइनेंस जैसे काउंटर, LIC हाउसिंग फाइनेंस जैसे काउंटर तो थोड़ा लगाट रहे हैं। मैक्स हेल्थ केयर में भी एक दिन की बड़ी मूव के बाद नंबर्स भी आए, नंबर्स में भी अच्छा मूव था। इसके बाद आपने थोड़ी सी वहाँ प्रॉफिट बुकिंग देखी है, लेकिन स्ट्रेंथ आपको अगर मिड कैप में देखें तो वहाँ पर स्ट्रेंथ काउंटर में बैंक ऑफ इंडिया, PNB, इंडियन बैंक, तो मिड कैप PSU बास्केट में अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली। उसके अलावा डिक्सन जैसे स्टॉक्स में जहाँ पर लगातार वॉलेटाइल बढ़त के बाद थोड़े प्रॉफिट बुकिंग और फिर से अब आप 3.5% की तेजी देख रहे हैं। और पूना वाला फिनकॉर्प भी यहाँ पर भी KK मिस्त्री के ज्वाइन करने के बाद की आज हालांकि सॉफ्ट था सुबह, लेकिन सारे बैंक्स ऑफ फाइनेंस ऊपर आए हैं तो इसमें भी आपको मूवमेंट दिख रही है और इमामी जैसे काउंटर में भी 2.5% की मूव है। सो ओवरऑल आपने फिर से एक रेंज में ही 19,600 का जो बड़ा सपोर्ट है उसके आसपास ही क्लोज किया है। देखना होगा कि कल किस तरह से रिकवरी ट्रेड प्ले होता है, लेकिन बैंक्स जो लगाट थे, जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे अभी, वो वापस आए तो क्या ये एक स्ट्रेंथ मिलेगी, ग्लोबली कैसे संकेत मिलते हैं, ये सारा वॉच आउट करके कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे। सारे एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। शो को फिलहाल यहीं वाइंड अप करते हैं। मुझे और डिब्बी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।